सर्वप्रथम मैं आप सभी को नमन करते हुए मैं भारत को भारतीयता की अपना मान्यता के आधार पर एक सूक्ष्म परिचय देता हूँ। काम में लगा। वैसे आप में से शायद कोई ऐसा हो जो मुझे जानता ना हो। आयुर्वेद से लेकर के और दिनचर्या पर जितने भी कार्यक्रम इस क्षेत्र में हुए, उसमें सारी ही पहल पर मेरा नाम पहले लिखा जाता है और सारी ही बीमारियों को रसोई से कैसे समाप्त किया जाए, उसकी सारी प्रक्रिया 2011 से लगभग इसी पार्क में इसी जगह से शुरुआत की थी। जो डीएम साहब थे उनके पास गए और जो उनके पास गए थे उसका एक कारण था कि जो वैक्सीनेशन हुआ, जो प्रॉब्लम्स हम लोगों के सामने आई, जो बीमारियां हम लोगों के सामने हुई, जो प्रॉब्लम्स जैसी भी समस्याएं आई, उससे अवगत कराने के लिए तो डीएम साहब ने जो कुछ कहा और जो दायित्व उन्होंने नहीं निभा पाए, जो नहीं कर पाए, वो एक अलग प्रकरण है। उस पर ना चर्चा करते हुए मैं थोड़ा पीछे चलूं और मैं अपनी नानी जी को याद करते हुए एक वाकया बताऊं कि उन्होंने एक कहानी सुनाते हुए एक बार कहा था कि 2 रोटी खुद कम खाना, लेकिन प्रयास ये करना कि सामने वाला भी भूखा न रह जाए। तो उसी के तहत पर हम लोगों ने पिछले लगभग 15 सालों से भारत के उस इतिहास पर रिसर्च किया, उस इतिहास पर पूरी खोजबीन की कि भारत आखिर किस तरीके से, कौन सा तरीका था वो जो भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। और ये जो विश्व गुरु का तरीका हम लोगों ने खोजना प्रारंभ किया तो उसमें भारत के जो अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले के कुछ पन्ने पलटने पड़े और पन्ने पलटने में बहुत सारा इतिहास ऐसा मिला जो ये सिद्ध करता है कि वास्तव में भारत विश्व गुरु था। जो ये सिद्ध करता है कि भारत के पास जो शक्ति, जो ताकत थी, जो ज्ञान था, वो विश्व में किसी के पास नहीं था और भारत ने ही सारा ज्ञान विश्व में कोने कोने तक पहुंचाया। जो गणित है, वो जो शून्य है, जिसके बारे में आप सबको पता है कि भारत ही शून्य का आविष्कारक है, उसने ही खोजा। तो सारी गणित को खोज करके उसने विश्व तक पहुंचाया। इसी प्रकरण के तहत पर, खोज के तहत पर एक समस्या जो डीएम साहब से बात हुई और जो कह नहीं पाया, वो 1828 की एक बंगाल की माँ की कहानी सुनाने के लिए आपके सामने आया, जो कभी मेरी नानी ने सुनाई थी। और उसी कहानी को अभी हम लोगों ने पिछले 7 दिनों के अंदर फिर से पढ़ा। ये बंगाल की एक माँ है, 1828 की है और उन्होंने एक न्यूज़पेपर को कहानी लिखी, अपनी दास्तां लिखी और उस दुख भरी दास्तां के सबसे पहले शब्द उन्होंने लिखा कि मैं जो जीवन जी रही हूँ वो जीवन भगवान किसी को ना दे, क्योंकि जो मैंने ज़िंदगी अब तक काटी है वो पूरी दुख भरी काटी है। इस दास्तां को आगे जब हम लोगों ने समझा और उसको आगे पढ़ना चाहा, उसको पूरी सुनना चाहा, तो वो माँ आगे लिखती हैं कि 22 साल की उम्र में मेरे पति का देहांत हो गया और मैं विधवा हो गई। मेरी 3 बेटियां थी और मैंने अपने घर को, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए किसी तरह से अपने जेवर, अपने सामान तक को बेच करके पाला। लेकिन भगवान ने, ईश्वर ने मुझे रास्ता दिखाया और मैंने चरखा उठा करके और सूत काटना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे करके हमारे पास समय गुजरता गया और जो समय गुजरता गया उससे धीरे धीरे करके पैसे जुड़े। पैसे जुड़ने के बाद मैंने 3 बेटियों का विवाह कर दिया। इसके आगे जो उन्होंने लिखा कि इस दास्तां को अगर मैं पूरी लिखूंगी तो कई किताबें बढ़ जाएंगी और मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं इनको लिख पाऊँ, क्योंकि मैं कोई लेखक नहीं हूँ। लेकिन इसके आगे की दास्तां में वो लिखती हैं कि इसके बाद मैंने अब सूत काटना बंद नहीं किया और लगातार करते रहे। सूत हमारा लगातार बिक रहा है और बिकते बिकते धीरे धीरे मेरे जब ससुर की मृत्यु हुई तो मैंने उनका श्राद्ध किया और खूब पैसा दान किया। मतलब सब कुछ हमारा ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अचानक पिछले 3 सालों से पता नहीं क्या हो गया कि हमारा सूत बिकना बंद हो चुका है।
ये जो सूत बिकना हमारा बंद हुआ, उसके पीछे जब मैं बाज़ार गई और मैंने जा कर के लोगों से पूछा कि आखिर मेरा सूत क्यों नहीं बिक रहा, तो उन्होंने बताया कि विलायत से जो सूत आने लगा है वो 1/4 कम दामों पर यहाँ बिक रहा है, इसलिए आपका सूत यहाँ नहीं बिक रहा। जो विलायत से सूत आ रहा था, जो विदेशों से सूत आकर के यहाँ बिक रहा था या विदेशी आकर के यहाँ सूत बेच रहे थे, उसके लिए वो माँ लिखती है, कहती है उनका सूत इतना ख़राब है कि वो 3 महीने में वो सड़ने लगता है और उसमें कीड़े से लगने लगते हैं। हमको जो अभिमान था, जो लोग हमारी हस्तकला की प्रशंसा करते थे कि कितनी अच्छी ये सूत काटती हो, वो अभिमान मेरा धीरे धीरे समाप्त होने लगा और मेरा घमंड अब टूट गया है। मैं 3 सालों से धीरे धीरे मैं और मेरी सास भोजन को धीरे धीरे मोहताज हो रही हूँ। इसके बाद की कहानी फिर आकर के वहीं से जुड़ जाती है जो 3 दिन पहले हम लोगों की डीएम साहब से बात हुई और उन्होंने जो बातें बताई हम लोगों को। एक दृष्टि द विज़न करके आईएएस की कोचिंग चलती है, जो भी यहाँ आईएएस का पढ़ने वाला हो, जानने वाला हो, उससे कहो कि वो सोशल मीडिया पे जा कर के इंटरनेट पे जा कर के दृष्टि द विज़न के स्पेशल जोन की विशेषताओं को पढ़ सकता है। वही कहानी शायद फिर दोहराई जाएगी, शायद फिर वो दास्तां अपने आप को समय दोहराने जा रहा है। इसलिए मुझे याद आया कि मेरी नानी ने कहा था कि 2 रोटी कम खाना लेकिन दूसरे को भूखे मत रहने देना। ये जो दास्तां है, ये जो कहानी है, उसी दास्तां को महात्मा गांधी ने 1920 में पढ़ा, उस पत्र को पढ़ा, उस न्यूज़ को पढ़ा और उस न्यूज़ को पढ़ने के बाद उन्होंने चरखा चलाने वाला असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। और घर घर चरखा चला करके जो कहानी लिखी जाती है कि गांधी जी ने आज़ादी नहीं दी, वो एक पिक्चर का गाना है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खटक बिना ढाल, और फिल्मों के दम पर कभी इतिहास नहीं लिखा जाता। तो फिल्मों के दम के इतिहास को जो सच बताया जा रहा है, उसके तहत को जुठला करके आप लोग चाहो तो पुनः अपने स्वदेश की तरफ, अपने काम की तरफ, अपने कार्य शैली को, अपनी हस्तकला को प्रमुखता से कार्य करते हुए फिर से चाहो तो सारा सब कुछ किया जा सकता है। इस माँ की कहानी जो उन्होंने सुनाई है वो मैंने भी पूरी नहीं सुनाई, लेकिन सच ये है कि बहुत करुणा भरी है वो। और ये जो कहानी शुरुआत की थी, जो कहना मैंने शुरुआत किया था वेदों के ऊपर या फिर आयुर्वेद की दास्तां को रसोई से जोड़ करके कि आप दिनचर्या कैसे बनाओ और स्वस्थ रहो, वो कहानी भी यहीं कहीं जुड़ती है आकर के। आप लोग चाहो तो इस जो बीमारियां आजकल की हैं, जो बीमार आप लोग हो रहे हो या जो बीमारियां नहीं आने वाली हैं, वो भारत की ऋतु के अनुसार अपनी रसोई से समाप्त कर सकते हो। इस बात पे मैं एक बार नहीं कई बार जोर देता रहा और जोर देते देते इस पोजीशन तक, इस दशा तक पहुंचा कि अभी जो आने वाली संक्रांति है, जो मेष संक्रांति पड़ेगी, उस संक्रांति के तहत पर आपका मणिपुर चक्र और मूलाधार चक्र में अग्नि उत्पन्न होती ही है, जिसके कारण आपको जुखाम होगा ही, और ये चैत्र में होता ही है। जब तक भारत की उस दास्तां को, उस कहानी को हम समझे ना और इतिहास के पन्नों को पलटेंगे नहीं, तब तक ये बीमारियां बनी रहेंगी। और मैं चूँकि प्रेस में हूँ तो ये न्यूज़ के तहत पर कहीं भी मैं डाल सकता हूँ और सुना सकता हूँ जाके। ये जो न्यूज़ डीएम साहब की थी, जो उन्होंने कहा, ना तो उनका नाम लिया मैंने अब तक और ना ही उनके मुख से जो शब्द थे वो कहे, लेकिन ऐसे मान के चलो कि हम लोगों के बीच जो चर्चा हुई वो इस कहानी के दम पर आपसे कह दी है। और आप अपनी रसोई से जो चिकित्सा कर सकते हो, वो सारे अस्पताल आप खुद बंद करा सकते हो। आप में वो ताकत है, और ये जो ताकत आपके पास है वो आपकी रसोई से कैसे है, वो तभी होगी जब ये विदेशी कंपनियों के बनने वाले मसाले जो बिक रहे हैं
उसको बंद करा के और आप स्वतः मसाले की तरफ बढ़ोगे, उनको समझोगे, क्योंकि मसाले को ही संस्कृत में औषधि कहते हैं। ये मसाला शब्द अरबी भाषा का है और जो आपका भोजन है उसको संस्कृत में आहार भेषज कहते हैं। आहार भेषज का अर्थ होता है कि जो भोजन है आपका वही औषधि है। तो किस स्थिति पर, किस दशा पर क्या खाना है और कितनी गर्मी के अनुसार जो भोजन बनाया जाता है वो क्या भोजन बनाया जाए, इसकी प्रक्रिया कर लो। यही प्रक्रिया आपको स्वस्थ कर देगी। और पानी के पीने की जो प्रक्रिया है वो विनोद भैया अक्सर बताते रहते हैं, वो प्रक्रिया को चेंज कर दो। स्वस्थ रहना पहले ज़रूरी है। अगर स्वस्थ आप अपने परिवार को कर लेते हो तो आप ऐसे मानो कि आप बहुत पैसा बचाओगे, क्योंकि पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा बचाना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो दशा बाज़ार की है उस पे हम लोग देख रहे हैं और आप सब समझ रहे हो। तो इस कहानी से कुछ सीखो और समझो, इसको बैठ करके मनन करो, क्योंकि चित्त की वृत्ति जो होती है, जो आपका चित्त है उसकी जो वृत्ति होती है, जो भ्रमण करता है, वो कभी मन को शांत नहीं होने देता। और जो मन शांत नहीं होता तो सोचने की दशा कभी सही नहीं होती। यही ध्यान का एक नियम है। और ध्यान वो नहीं है कि ऐसे बैठ जाओ और वो देखो कि आज क्या बना और क्या बनना चाहिए, किस चीज़ की महक आ रही है। ध्यान वही है जो अपनी परिवार को, अपने स्वस्थ, अपने अड़ोसी पड़ोसी तक को स्वस्थ रहने की क्रिया की जाए। तो कहानी में बहुत महत्वपूर्ण थी। कितनी बार समझ सकोगे और कितनी बार इस कहानी को अपने जीवन में प्रयोग कर सकोगे, आप देखो, क्योंकि समय जो है वो सच में बहुत व्यापक है। सभी को आभार है, सभी को धन्यवाद।